the documentary of Indus Valley civilization. In this part, we understand how the evolution of Indus Valley civilization. सिंधु घाटी सभ्यता। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके परिणाम स्वरूप सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिम पंजाब में हड़प्पा मिले। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की अवधारणा में क्रांति ला दी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं और दोनों स्थानों पर इन खंडहरों की खोज मात्र एक सहयोग थी। इस बात में भी संदेह नहीं है कि इन दोनों क्षेत्रों के बीच ऐसे ही बहुत से और नगर और अवशेष दबे पड़े होंगे जिनकी रचना प्राचीन मनुष्य ने की होगी। वस्तुतः यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत के बहुत बड़े भाग में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम चलता रहेगा और महत्वपूर्ण नई खोजें होती रहेंगी, जैसे अभी हाल ही में सनोली को इसी क्रम में समझा जा सकता है। अब भी इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ में और पंजाब के अंबाला जिले में। यह भी विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे बहुत अधिक है। मोहनजोदड़ो में पाए गए शिलालेखों का अर्थ अब तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है, लेकिन अब तक हम जो भी जान सके हैं उसका भी बहुत अधिक महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिलती है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। आश्चर्य की बात है कि यह सभ्यता एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं हुआ था। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत में परवर्ती सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। इस तरह हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से भी संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। यह एक ऐसी नगरीय सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनी था और उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थीं जो संभवतः छोटी दुकानें हुआ करती थीं। वो आज के भारतीय बाजार जैसी जान पड़ती है। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच ऐसी एक अनेकों कड़ियाँ लुप्त हैं और समय के ऐसे दौर से गुजर रही हैं जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। एक युग को दूसरे युग से जोड़ने वाली कड़ियाँ हमेशा साफ नजर नहीं होती। वैसे भी इस बीच बहुत कुछ घटित हुआ है और असंख्य परिवर्तन हुए हैं, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता का ऐसा बोध, एक अखंड श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार साल पुराने एक बीते हुए युग से जोड़ती है, जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यह देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन की लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी के इस भोर बेला में ही हमें एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयानिक रूप में दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है, वह किसी अस्पष्ट और दुर्लभ अलौकिक दुनिया के सपनों में खोया हुआ नहीं है, बल्कि उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया, बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज़्यादा अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का भी निर्माण किया है। आइए अब समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति को। सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। 1920 के दशक में जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी ने जिस सभ्यता को खोज निकाला वह भारत के इतिहास को लगभग 2000 ईसा पूर्व तक पीछे ले गई। विभिन्न अनुसंधानों से अब यह भी सिद्ध हो चुका है कि भारत की सामाजिक, धार्मिक, भौतिक प्रवृत्तियों का मूल सिंधु सभ्यता में ही है।
किंतु अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि यह सभ्यता जहां से भी मिली अत्यंत उन्नत अवस्था में मिली, जिसके कारण सभ्यता के विकास क्रम की सूचना अर्थात किस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई नहीं मिलती है। अभी तक की जो कुछ भी खोजें हुई हैं उनसे भी इसकी उत्पत्ति पर कोई एक निश्चित मत नहीं बन सका है। अभी तक विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न मत दिए हैं। उसके आधार पर 3 मत दिए जाते हैं, जिनमें पहला मत है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। विदेशी उत्पत्ति का जो मत है उसके अनुसार सिंधु सभ्यता में जो भी प्राप्त है, जैसे कि वो पश्चिमी सभ्यता से काफी मिलते जुलते हैं। क्योंकि सुमेरियन सभ्यता कालक्रम में सिंधु सभ्यता से पुरानी है, यही कारण है कि वे सिंधु सभ्यता पर सुमेरियन सभ्यता का प्रभाव देखते हैं। इस उत्पत्ति के समर्थकों के अनुसार परंपराएं और विचार बहुत तेजी से फैलते हैं और यही कारण है कि सिंधु सभ्यता ने मेसोपोटामियाई लोगों से बहुत कुछ सीखा और इन दोनों सभ्यताओं में कुछ समानताएं देखने को भी मिलती हैं। जैसे दोनों नगरीय सभ्यताएं हैं, दोनों के निवासी ईंटों का प्रयोग करते थे, दोनों ही सभ्यताओं के लोगों को लिपि का ज्ञान था, दोनों सभ्यताओं के लोगों को चाक का ज्ञान था जिस पर वो अपने बर्तन बनाया करते थे, जिसे मृत भांड कहते हैं। हस्त कौशल दोनों ही सभ्यताओं की विशेषता है। कांसे और मिश्र धातुओं का ज्ञान दोनों ही सभ्यताओं के निवासियों को था। इन समानताओं को दिखलाकर एक और कदम आगे आकर सिंधु सभ्यता को कुछ लोग सुमेरियन उपनिवेश बताते हैं, किंतु यदि ध्यानपूर्वक इस समस्त तर्क को देखा जाए तो अधिकांश बातें गलत प्रमाणित होती हैं। निश्चित रूप से दोनों ही सभ्यताएं नगरीय सभ्यताएं हैं, किंतु सिंधु सभ्यता की नगरीय व्यवस्था सुनियोजित, विभाजित नवरखंड, अपवाह प्रणाली इत्यादि निश्चित रूप से सुमेरियन सभ्यता से अधिक विकसित है और एक उपनिवेश अपने शासक राष्ट्र से अधिक विकसित हो यह समझ में न आने वाली बात है। जहां तक ईंटों के प्रयोग की बात है, सुमेरियन ईंटें ज्यादातर कच्ची और धूप में सुखाई हुई हैं, जबकि सिंधु सभ्यता की ईंटें इतनी आधुनिक हैं कि जब तक सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तब स्थानीय लोगों ने इन ईंटों का प्रयोग घरों में करने के लिए चोरियां तक की। सैंधव ईंटें पूरी तरह से पकाई हुई थीं। यद्यपि दोनों ही सभ्यताएं लिपि का प्रयोग करती थीं, किंतु लिपि के स्वरूप में दोनों ही सभ्यताओं में अंतर है। जो सैंधव लिपि है वो चित्राक्षर लिपि है और इसमें लगभग 400 संकेत मिलते हैं, वहीं सुमेरियन लिपि में 900 अक्षर हैं। इन मूल असमानताओं के चलते यह कहना कि सिंधु सभ्यता का उद्भव सुमेरियन सभ्यता से हुआ है असंगत है। दोनों सभ्यताओं में निकट व्यापारिक वाणिज्यिक संबंध था, जिसके चलते रीतियों का आदान प्रदान जरूर हुआ होगा, किंतु उत्पत्ति का मूल सुमेरियन सभ्यता में करना उचित नहीं होगा। एक और सिद्धांत है जिसे स्थानीय उद्भव का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के विद्वानों के अनुसार सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के मूल में वो स्थानीय संस्कृति हैं जो सिंधु सभ्यता के उद्भव से पहले भी यहाँ पर उपस्थित थी। वस्तुतः सैंधव सभ्यता की विशिष्टताओं में जो मौलिकता और निजी तत्व हैं वे उनके स्थानीय उद्भव की ओर इंगित करते हैं, जैसे दक्षिणी अफगानिस्तान, सिंधु, राजस्थान, गुजरात, मुंडीगाक, झाब, कुल्लीनाल और आमरी जैसे स्थानों से जो ग्रामीण और ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां मिली हैं वे ही आगे चलकर धीरे धीरे विकसित होती गई और सैंधव सभ्यता का मूल बनी होंगी। इन ग्रामीण संस्कृतियों के लोग कृषि का कार्य करते थे और इन स्थलों की खुदाइयों में जो मृतभांड मिले हैं, जो उपकरण और मूर्तियां मिली हैं, उन्हीं के समरूप उपकरण और मृतभांड सैंधव स्थलों से भी मिले हैं और इन मृतभांडों पर की गई चित्रकारियां अनेक अर्थों में समान भी हैं। इस प्रकार की समानताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सैंधव सभ्यता इन्हीं ग्रामीण संस्कृतियों के विकास का परिणाम है, किंतु इस आधार पर यह अंतिम रूप से नहीं कहा जा सकता और निष्कर्ष में कुछ भी कहने से पूर्व और भी रिसर्च की आवश्यकता है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में तीसरा मत आर्यों के द्वारा सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में। इस संदर्भ में विद्वानों ने विभिन्न तर्क दिए जो आर्यों को ही सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति का श्रेय देने के संबंध में, किंतु अनेक विद्वानों ने इस मत को असंगत ठहराया है। वस्तुतः सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता में इतनी आधारभूत भिन्नताएं हैं जो इस मत को पूर्णतः
अस्वीकृत कर देती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन थे और कहां से आए थे, इसका हमें अभी भी पता नहीं है। यह हो सकता है, बल्कि इसकी संभावना भी है कि इसकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी और इनकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों की और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों और संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे, तो यह घटना मोहनजोदड़ो का जो समय माना जाता है उससे कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ, उसका अंत क्या हुआ, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतः नगरी सभ्यता थी, जिसमें नगरी जीवन के साक्ष्य मिलते हैं, जबकि वैदिक आर्य पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति थी, जिसमें कबीलाएं प्रथा मौजूद थी। वैदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान था, जो विश्व में हित्ती साम्राज्य के विघटन के बाद लगभग 1200 से 1300 ईसा पूर्व के लगभग ही संभव हुआ। इसके विपरीत सैंधव लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। यह सिद्ध करता है कि सैंधव लोग आर्यों के पहले थे, उनके बाद नहीं। यदि ऐसा होता तो वे भी लोहे का ज्ञान रखते। यदि लिपि के आधार पर देखा जाए तो भी सिद्ध होता है कि आर्यों के पास कोई लिपि नहीं थी, जबकि सिंधु सभ्यता में लिपि के स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। इसके अतिरिक्त आर्यों को घोड़े का ज्ञान था, जो उनकी अनार्यों पर विजय में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, जबकि सैंधव लोग हाथी से तो परिचित थे, लेकिन घोड़े से उतना परिचित नहीं थे। आर्य गाय को एक पवित्र और महत्वपूर्ण पशु मानते थे, जिसका महत्व उनके जीवन के सभी पक्षों पर दिखाई पड़ता है, जबकि सैंधव लोग वृषभ को देवता तुल्य और देवों के वाहन के रूप में स्वीकार करते थे। इसी प्रकार धार्मिक तत्वों के आधार पर भी सैंधव और आर्यों के मध्य आधारभूत अंतर सिद्ध होता है। ये सभी इन दो संस्कृतियों को एक दूसरे से दूर ले जाती हैं। दूसरी ओर यदि आधुनिक रिसर्च के तहत विचार किया जाए तो अनेक आश्चर्यजनक और नवीन तथ्य सामने आते हैं, जिनका विश्लेषण करना आवश्यक है। लोथल, कालीबंगा और बनावली जैसे स्थानों से खुदाई में यज्ञ कुंड भी मिले, जिससे यह सिद्ध किया जा सकता है कि यज्ञ का ज्ञान सिंधु निवासियों में था। इसी प्रकार शिवलिंग, योगाभ्यास करती हुई मानव आकृतियां भी प्राप्त हुई हैं, जो सैंधव धर्म को नए रूप में रूपायित करती हैं। अब सुरकोटड़ा, मोहनजोदड़ो और लोथल से लोहे के संदिग्ध साक्ष्य भी मिले हैं, जो सैंधव सभ्यता के विभिन्न स्वरूपों को एक नया कलेवर देते हैं। इस सब से यह स्पष्ट रूप से तो सिद्ध नहीं किया जा सकता कि आर्य संस्कृति का सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति में मूल योगदान है, किंतु इस तर्क को प्रारंभ करने में एक नई दिशा मिलती है। इस प्रकार यह सिद्ध किया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति का अभी तक कोई एक ठोस कारण नहीं खोजा जा सका है। संभवतः भविष्य की खुदाइयों और लिपि के पढ़ लिए जाने के पश्चात ही कोई अंतिम निर्णय लिया जा सके।